आज का हमारा लेक्चर हीमेरॉइड्स पे है, जिसे सामान्य भाषा में पाइल्स भी कहते हैं। ये हीमेरॉइड्स या जो पाइल्स हैं, ये एनल कैनाल का वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसका जो मेन काम रहता है वो काम ये रहता है कि जब भी स्टूल पास होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक तरह का कुशन टाइप का स्ट्रक्चर है। और जब ये जो स्ट्रक्चर रहता है इसमें जब स्वेलिंग आ जाती है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी कारण से, तब वो जो कंडीशन रहती है वो डिसीज़ रहती है। और नॉर्मली ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वास्कुलर स्ट्रक्चर एनल कैनाल का, लेकिन जनरल भाषा में कहना चाहिए कि हीमेरॉइड्स या पाइल्स बोला तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह का रोग है। तो अब ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जो एनल कैनाल है वहाँ पर किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। आप लोग सब देख रहे होंगे कि ये रेक्टम है, ये पूरी एनल कैनाल है और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है एक, ये है इंटरनल हीमेरॉइड और ये जो इधर की तरफ दिख रहा है वो एक्सटर्नल हीमेरॉइड्स। जैसे ये नॉर्मल ये वेन्स जो रहते हैं, ब्लड वेजल्स, उसी की ये कुशनिंग रहती है, इसका स्ट्रक्चर रहता है और यही फिर कंट्रोल करता है स्टूल पास होने का, है ना। तो ये इंटरनल है और ये इधर वाला जो है वो एक्सटर्नल है और ये पूरा ये एनल कैनाल का स्ट्रक्चर है ना। अब और एक चित्र दिखाती हूँ। इसमें भी आप लोग देखो, इसमें भी अच्छे क्लियरली दिख रहा है ये इंटरनल वाला और ये एक्सटर्नल वाला। इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसका, तो एनल कैनाल का। अब होता ये है कि कई बार इसमें स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग होने के कारण ये जो एनल कैनाल में पाए जाने वाला इंटरनल और एक्सटर्नल हीमेरॉइड्स है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लाम्ड हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। कई बार ये यहाँ दिख रहा है जैसे एक्सटर्नल ये ऐसा गुच्छे जैसा, ये इधर इंटरनल भी स्वेलिंग होकर ऐसा बाहर दिख रहा है। ये जब कंडीशन होती है तो ये कंडीशन कहलाती है डिसीज़ और उस डिसीज़ का नाम भी इसीलिए पाइल्स या हीमेरॉइड्स के नाम से ही दिया गया है। क्लियर हुआ यहाँ पर आप लोगों को? इसे ठेवलं ना, जास्त दिख रहा है आपको ज़रा क्लियरली। ये पूरी इसकी स्फिंक्टर मसल्स हैं, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, इसके लिए ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि ये जो हीमेरॉइड्स है इसके टाइप्स कितने हैं। तो हीमेरॉइड्स जो रहता है वो दो टाइप का रहता है। पहला जो टाइप रहता है वो कहलाता है एक्सटर्नल हीमेरॉइड्स और दूसरा जो है वो इंटरनल हीमेरॉइड्स। एक्सटर्नल जो हीमेरॉइड्स हैं ये कब डेवलप होती हैं, तब जो आउटसाइड ऑफ द एनस ये जब डेवलप होकर आउटसाइड आ जाता है तो ये एक्सटर्नल हीमेरॉइड जो डिसीज़ है वो देखी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन भी है और बहुत ज़्यादा ट्रबल भी इससे होता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसमें सबसे पहला जो सिम्टम देखा जाता है वो है इचिंग। जो एनस है उसके आसपास इचिंग देखी जाती है, खुजली होती है। उसी तरह से एनस के आसपास बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फिर इसी तरह से जो बॉवेल है वो कम्प्लीटली इवैक्यूएट नहीं हुआ ऐसा सेंसेशन हमेशा होता रहता है। इसके अलावा जो म्यूकस जो है उसका भी डिस्चार्ज होता रहता है कई बार। साथ ही साथ में बॉवेल मूवमेंट के साथ में ब्लीडिंग भी देखी जाती है और कई बार क्या होता है कि ये जो कंडीशन रहती है ये ज़्यादा सीवियर हो जाती है और वो सीवियर जो कंडीशन रहती है उसको कहा जाता है हीमेरॉइड्स जो है वो थ्रोम्बोज्ड फॉर्म में हो गए। मतलब क्या कि उनमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है। वैसे भी एक्सटर्नल ये जो कंडीशन रहती है पाइल्स की वो पेनफुल ही होती है। अब आता है इंटरनल हीमेरॉइड।
नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो इंटरनल हीमोरॉइड है वो रेक्टम के अंदर की तरफ की लाइनिंग है और वो वैसे दिखती भी नहीं है। तो इस कारण से वो ये वाला जो इंटरनल हीमोरॉइड रहता है वो यदि उसमें स्वेलिंग आ चुकी है तब ऐसे समय में कई बार पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये जो जब स्वेलिंग आ भी जाती है और ज़्यादा स्वेलिंग नहीं हो तो वो पेनलेस रहता है। इसलिए जनरली ये जो इंटरनल हीमोरॉइड है वो फर्स्ट इसमें अपन देखो तो पेनलेस रहता है। उसके बाद कई बार क्या देखा जाता है कि पेन तो होता नहीं है लेकिन बॉवेल मूवमेंट के साथ में रेक्टल ब्लीडिंग भी दिखाई देती है, रेक्टल ब्लीडिंग विथ बॉवेल मूवमेंट। कई बार क्या देखा जाता है कि मतलब ये कंडीशन जो रहती है बाहर आने वाली, ये और ज़्यादा जब कंडीशन ख़राब होने लगती है तब ये जो हीमोरॉइड्स है इंटरनल वाले वो बाहर आ जाते हैं। समटाइम्स प्रोट्रूड आउटसाइड द एनस और फील एज मॉइस्ट पैड्स ऑफ द स्किन, ऐसा इसकी कंडीशन देखी जाती है। अब हम आते हैं कि ये जब भी कंडीशन होती है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, दोनों कंडीशंस में जब भी यदि देखा जाए तो जो डॉक्टर्स रहते हैं उसको 4 तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया है कि किस तरह की सीवियरिटी उस हीमोरॉइड्स की है। फर्स्ट डिग्री जो हीमोरॉइड्स रहते हैं उसमें नॉर्मली क्या देखा जाता है कि इस हीमोरॉइड्स में ब्लीडिंग तो होती है लेकिन जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है हीमोरॉइड्स का वो नहीं दिखाया जाता है। इसमें लिखा है हीमोरॉइड्स दैट ब्लीड बट डू नॉट प्रोलैप्स, और थोड़ा स्लाइटली वो एनलार्ज रहता है हीमोरॉइड और बाहर की तरफ एमएस के नहीं आता है। तो ये फर्स्ट स्टेज वाली है जो कि माइल्ड अपन कह सकते हैं। दूसरी जो स्टेज रहती है सेकेंड डिग्री, वो जो सेकेंड डिग्री है वो इससे थोड़ा ज़्यादा सीवियर रहता है और इसमें क्या देखा जाता है कि जो हीमोरॉइड्स हैं वो प्रोलैप्स हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं और इसमें कई बार ब्लीडिंग हो भी सकती है, कई बार नहीं भी हो सकती। लेकिन ऐसा रहता है कि वो जब स्टूल पास हो रहा है तब बाहर आए हैं पर वापस से अंदर चले जाते हैं, तो ये वाली कहलाती है सेकंड डिग्री हीमोरॉइड्स। तीसरी जो डिग्री है हीमोरॉइड्स की वो जो रहती है इसमें क्या देखा जाता है कि हीमोरॉइड्स प्रोलैप्स होके बाहर आ गए हैं और इसको यदि फिंगर से पुश किया जाए तो वो वापस से अंदर चले जाते हैं। ये कंडीशन सेकेंड से भी ज़्यादा गंभीर रहती है। और फोर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। इसमें जो हीमोरॉइड्स लगते हैं ये बाहर आ जाते हैं और ये बाहर आने के बाद वापस अंदर नहीं जा सकते। और नॉर्मली ये जो हीमोरॉइड रहता है ये थ्रोम्बोज्ड वाले हीमोरॉइड्स रहते हैं, मतलब जिसमें ब्लड क्लॉट हो चुका है। और ऐसे जो हीमोरॉइड्स रहते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी ही होती है। बाकी जितने भी हैं कंडीशन उसमें मेडिसिन लेके प्रॉपर डाइट लेके ठीक हो सकता है। तो ये तो हो गया कि हीमोरॉइड्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। अब आता है कि इसकी इटियोलॉजी कि क्या कारण है कि हीमोरॉइड्स देखे जाते हैं। तो ये जो कारण है इसके ऊपर अपन आते हैं कि क्या क्या कारण है। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। तो जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो हार्ड स्टूल फॉर्म होंगे और स्टूल पास होने में भी तकलीफ होगी। तो उसके कारण क्या देखा जाता है कि प्रेशर पड़ता है और उसके कारण ये जो कुशनिंग वाला हीमोरॉइड्स हैं ये कुशनिंग वाले हीमोरॉइड्स में स्वेलिंग आ जाती है और उसके कारण डिसीज़ का कंडीशन देखी जाती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी यही होता है और इवन डायरिया में भी यही होता है, क्योंकि उस समय भी इनके ऊपर प्रेशर देखा जाता है। दूसरा जो कारण रहता है इसका खास वो है लो फाइबर डाइट। यदि कोई पर्सन लो फाइबर डाइट ले रहा है, पानी भी कम ले रहा है, तो ऐसे समय में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है और वो फाइबर जो रहते हैं जो कि बल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही साथ में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को फास्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों कंडीशन फाइबर कम होने के कारण हो जाती है और उससे ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तीसरा जो कारण रहता है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय भी क्या देखा जाता है कि प्रेशर पड़ता है और वैसे भी वो जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें थोड़ा स्वेलिंग भी आ जाती है, तो उसके कारण से ये कंडीशन होती है। चौथा ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी यही रहता है कि प्रेशर पड़ता है ज़्यादा और उसके कारण से ये जो हीमोरॉइड्स हैं वो हो सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कारण है वो है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन। जब भी डिफिकेशन हो रहा है, स्टूल पास हो रहा है, उस समय यदि स्ट्रेन किया जाए,
जिसको अपन बोलते हैं कि जोर लगा के, तो वो ऐसे समय में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। उसी तरह से यदि कोई पर्सन लंबे समय तक सिटिंग है उसकी टॉयलेट में, तो वो भी पीरियड मतलब वो जो सिटिंग टाइम जब लॉन्ग हो जाता है तो ऐसे समय में प्रेशर एरिया पे पड़ता है ज़्यादा, उसके कारण हीमोरॉइड्स होने के चांसेस रहते हैं। अब आता है कि इसकी डाइटरी मैनेजमेंट क्या है। जो डाइटरी मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन प्रिंसिपल पे आते हैं कि जो डाइटरी प्रिंसिपल उसमें हाई फाइबर, हाई फ्लूइड, हाई अमाउंट में बी कॉम्प्लेक्स और अदर न्यूट्रिएंट्स, और जो कैलोरीज है वो अकॉर्डिंग टू जो भी बॉडी वेट है उसका BMI डिज़ायर्ड बॉडी वेट या जो भी बॉडी वेट है उसके हिसाब से एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरीज लेना चाहिए। यदि कोई डिसीज़ नहीं है, सिर्फ उसको यही प्रॉब्लम है हीमोरॉइड्स की, तो इसके लिए ये डाइटरी प्रिंसिपल होता है। हाई फाइबर देना पड़ता है। फाइबर क्यों ज़्यादा देना पड़ता है? उसका कारण अभी अपन ने लिया ही कि 2 कारण हैं उसके फाइबर ज़्यादा देने के। पहला कारण तो यही है कि वो बल्क प्रोड्यूस करेगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाएगा। दूसरा जो कारण बताया मैंने कि फ्लूइड अपन ज़्यादा देना चाहिए। फाइबर कितना ज़्यादा देना? तो 20 से 30 ग्राम डेली इसको फाइबर इंटेक होना चाहिए, और दोनों तरह का फाइबर, सॉल्यूबल भी और इनसॉल्यूबल भी, दोनों तरह के फाइबर इसमें फ़ायदा करते हैं, इसलिए फाइबर इंटेक उसको बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद जो चीज़ है वो है हाई फ्लूइड। फ्लूइड भी उसको अधिक अमाउंट में देना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड जो रहता है, फाइबर भी फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, बल्क प्रोड्यूस करने के लिए भी फ्लूइड चाहिए। दूसरी बात, जो फ्लूइड रहता है हाई फ्लूइड, तो उसके कारण जो स्टूल है वो हार्ड नहीं हो पाती, इसलिए भी हाई फ्लूइड चाहिए। फ्लूइड कितना देना चाहिए? तो मिनिमम 2 से लेके 2.5 लीटर पर डे होना चाहिए। उसके बाद आता है हाई बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो रहते हैं वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाते हैं, और इसीलिए इसको भी अधिक अमाउंट में देना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू कैलोरीज है, और कैलोरीज को ध्यान रखना चाहिए कि कितनी देनी है, उसके हिसाब से इसको भी एडजस्ट करना चाहिए। इसके बाद बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। यदि कोई डेफिशिएंसी है तो उसको फुलफिल करना चाहिए, 5% या 10% इंक्रीज, नहीं तो नॉर्मल अमाउंट में वो सभी न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। कैलोरीज का तो मैं पहले ही बता चुकी कि कैलोरीज जो है वो भी नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए उस पेशेंट की BMI के हिसाब से। अब आता है कि जब भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो इसमें कौन कौन से फूड्स फ़ायदा करेंगे, वो वाले फूड्स हैं। इसमें फ्रेश और ड्राइड फ्रूट्स जो रहते हैं वो बहुत फ़ायदा करते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, वाटर कंटेंट भी ज़्यादा है और विटामिन्स भी रहते हैं। इसलिए जितने भी तरह के फ्रेश फ्रूट्स हैं वो, और ड्राइड फ्रूट्स में कौन कौन से आ सकते हैं? तो जैसे एक तो मुनक्का है, वो फ़ायदा करता है। उसी तरह से जो आड़ू रहता है वो फ़ायदा करता है। खुमानी है वो फ़ायदा करता है ना। तो ऐसे किशमिश है वो फ़ायदा करता है। अंजीर है वो भी बहुत फ़ायदा करता है। ऐसे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब फ्रूट्स इनके इसलिए इनके में फ़ायदेमंद है। और फ्रेश फ्रूट्स तो जितने भी हैं वो सभी फ़ायदेमंद है, और उनको आप आराम से उनको दे सकते हैं। फिर दूसरा है वेजिटेबल्स में फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है, वैसे ही सेम विटामिन मिनरल्स भी ज़्यादा अमाउंट में हैं, इसलिए, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है पर्टिकुलरली वो और ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो वाली जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में देना चाहिए। इसको हम कुक फॉर्म में भी दे सकते हैं, और वो भी जो सैलेड फॉर्म है उसमें भी इसको दिया जाता है। फिर वैसे ही होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स, होल ग्रेन्स जितने भी रहते हैं उनमें भी फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए उनको भी लेना चाहिए। जो सीरियल्स भी बिना छने हुए, जिसको कहते हैं बिना चोकर न हो, तो चोकर के साथ वैसा वाला सीरियल्स भी देना चाहिए। मतलब आटे को यदि छान के देते हैं तो वो अच्छा नहीं है, बिना चना आटा यूज़ करना चाहिए। होल ग्रेन्स में यदि आप स्प्राउट्स करते हैं तो उसको भी दीजिए, पर स्प्राउट्स को यदि देना है तो उसको कुक करके देना चाहिए, अन्यथा कई बार उससे गैस का प्रोडक्शन होता है, इसलिए। तो इस तरह से ये सब चीज़ें बेनिफिशियल है। अब कौन कौन से फूड्स अवॉइड करना चाहिए? तो फूड्स जो अवॉइड करना है उसके अंदर एक तो आते हैं जो होल मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होल मिल्क, चीज़ उसी से बना हुआ जो मावा है वो, इसी तरह से वाइट फ्लोर
और उसके जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो जितने भी पास्ता है, मैक्रोनी है, मैगी है, ये सब इससे बना हुआ रहता है। तो ये सब चूँकि मैदा ही मैदा रहता है इसलिए ये इतना फ़ायदेमंद है नहीं। फिर उसी तरह से रेड मीट है, फाइबर इसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको भी अवॉइड किया जाता है। प्रोसेस्ड जितने भी फूड्स हैं उसमें भी फाइबर कंटेंट कम ही रहता है और फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है। एम्प्टी कैलोरी लिविंग फूड्स ज़्यादा रहते हैं ये, इसलिए उन सबको अवॉइड करना है। वैसे ही फ्राइड फूड्स हैं, सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड है, कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें अवॉइड करना फ़ायदेमंद होता है। तो ये तो हो गया अपना डाइटरी मैनेजमेंट के बाद। अब इसका सैम्पल प्लान देना है। वो सैम्पल प्लान देने के लिए मैंने आप लोगों को ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि एज इसकी 70 ईयर्स है, मेल है, 5-6 इंच उसकी हाइट है और BMI 24 है, एक्टिविटी सीडेंटरी है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से उसकी इकोनॉमिक स्टेटस और फूड हैबिट को ले सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया हीमेरॉइड्स का। अब अपने पास और जो बचे हुए हैं वो थोड़ी जैसे कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, पेप्टिक अल्सर है, इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने एक बार पढ़ी हुई भी है और कहना चाहिए कि इसके ऊपर लिटरेचर भी आराम से मिल जाता है। तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं ये वाला पार्ट आपका लूँगी। तो अभी अपन इसको यहीं समाप्त करते हैं और फिर यदि कोई क्वेरी होगी तो आप लोग आराम से मुझसे पूछ सकते हैं।